हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तजियाकार शाहज़ेब खानज़ादा, मुनीब फारूक, महमूद सरफराज साहिबा मौजूद हैं। शाहज़ेब, बताइएगा, आज ऑपोजिशन के लिए अपसेट हो गया। अब वो जो एक बयान था शिबली फराज साहब का कि हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा, इसका सियासी फायदा पीडीएम को होगा? आगे लॉन्ग मार्च भी आ रहा है। देखिए, पीडीएम को नुकसान तो बहरहाल होगा। हुकूमत जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंस नहीं ला पाई थी, वो अब शिबली फराज साहब की खुशी से नजर आ रहा है। मगर अभी अगला इलेक्शन बड़ा लाजमी है जो गफूर हैदरी साहब का है डिप्टी चेयरमैन के लिए। अगर गफूर हैदरी साहब जीत गए तो फिर पीडीएम ये बात कैसे कहेगी कि जी हमारे लोग मैनेज हुए थे, या फिर हुकूमत क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगी? क्योंकि हुकूमत ज़ाहिर है फिर ये कहती नजर आएगी कि आपके वोट्स रिजेक्ट हुए थे, हमने क्या मैनेज किया था या इदारों का क्या दबाव था। मगर पीडीएम ये भी कहती नजर आएगी कि जी जो हुआ था हफीज शेख के साथ, आप उस वक्त कह रहे थे कि नेशनल असेंबली में हफीज शेख कैसे हार गए जब फौजी अरशद साहिबा जीत गई। तो अभी एक दिलचस्प सूरत हाल बहरहाल बरकरार है। और देखें, अब जो शहबाज गिल साहब ट्वीट कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा था कि हुकूमत नैरेटिव ये नहीं बनाएगी, मगर जब वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि और कोई खिदमत है हमारे लायक जो किया उसका बदला ले लिया, तो क्या वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो कुछ हमने आप पर इल्जाम लगाया था, यानी यूसुफ गिलानी साहब ने चीजें मैनेज की और पैसे चलाकर जीते, वही हमने आपके साथ उसी तरह करके बदला लिया है? ये मेरी नहीं समझ में आई कि शहबाज गिल साहब ने क्या बहुत ज्यादा जज्बाती होकर ये बात कर दी है, क्योंकि शिबली फराज साहब जो बात कर रहे थे वो एक अलग नोट पर थी। अब देखते हैं कि हुकूमत का मौकफ क्या होता है, और गफूर हैदरी साहब का जब इलेक्शन हो जाता है तो फिर मौकफ क्या होता है, क्योंकि 7 वोट रिजेक्ट हुए हैं। अगर ये 7 वोट रिजेक्ट ना होते, एक तो अब ये आगे भी देखना होगा कि पीडीएम इसको जाकर चैलेंज करेगी या नहीं करेगी। अगर चैलेंज करते हैं तो क्या फैसला आएगा, क्योंकि जो दोनों साइड के आर्गूमेंट थे उसमें नजर आ रहा था कि शायद पीडीएम का ये मौकफ है कि ये वोट नहीं रिजेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने दस्तखत कर दिए हैं, स्टैंप जरूर लगाया गया है, गिलानी साहब के नाम पर लगा दिया गया है बॉक्स की जगह, मगर पीडीएम वाले कह रहे हैं कि जी बॉक्स का जो मामला है वो भी नाम भी बॉक्स के अंदर है। मगर मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट थी उसकी तरफ से एक्सप्लेन किया गया कि वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जो सामने बॉक्स है उसके अंदर लगाना है। तो अभी काफ़ी कुछ बाकी है, और मेरा ख्याल है गफूर हैदरी साहब का जो डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन है वो बताएगा कि 7 वोट बाकी भी आगे वाले इसी तरह रिजेक्ट होते हैं। क्योंकि सवाल जरूर है कि 7 वोट रिजेक्ट हो, 7 के साथ एक ही तरह रिजेक्ट हो, तो सवाल उठता है कि ये मामला हुआ कैसे है। मगर गफूर हैदरी साहब का इलेक्शन सही चीज़ें डिटरमिन करेगा। शाहज़ेब, आपने शहबाज गिल की तरफ बात की और इशारा दिया, वो ये भी कह रहे हैं कि अब रोना नहीं, खान ने कहा था खुफिया वोटिंग ना करो, तो ये बात भी तो ऑपोजिशन के खिलाफ जाती है। अगर खुफिया वोटिंग ना होती तो ऑपोजिशन को आज पता होता कि उनके किस रुकन ने, किस सेनेटर ने उनको वोट नहीं दिया। देखिए, एक तो वो पता होता, मगर मेरा ख्याल है बुनियादी जो मसला है इस वक्त वो खुफिया वोटिंग या ओपन बैलेटिंग का नहीं है। मसला ये है कि सिस्टम में बहुत ज़्यादा खामियां हैं। अगर सिर्फ ओपन बैलेट या सीक्रेट बैलेट का मसला होता तो संजरानी साहब कैसे सेनेटर बने हैं, कैसे आज चेयरमैन सेनेट बन गए हैं, सवाती साहब कैसे सेनेटर बने हैं, अब्दुल कादिर साहब कैसे सेनेटर बने हैं। तो अगर ओपन बैलेट होता ये तब भी सेनेटर बन जाते ये शख्सियात, और इल्ज़ाम तो खुद इमरान खान साहब ने लगाया था बलूचिस्तान के हवाले से। तो बुनियादी मसला इस वक्त सिस्टम में है। ओवरऑल सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है कि सही लोग सेनेट में आएँ, पार्टी के सरबराह के पास ये मुकम्मल इख्तियार हो कि वो पैसे का इल्ज़ाम लगाए, और फिर जो पैसे का इल्ज़ाम जिन पर लगाए वही सेनेटर बन जाएँ। और तो उससे सीक्रेट या ओपन बैलेट से तो मसला हल नहीं होता, पूरे के पूरे सिस्टम का मसला है। अगर सिस्टम ठीक होता तो संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट दूर की बात, क्या सेनेटर बने होते। ठीक है महमल, नाश्ते पे ऑपोजिशन के तो 51 अरकान थे, लेकिन एक वोट फिर भी इजाफी मिला है सादिक समझानी को। उनके तमाम सेनेटर्स की इत्तेहाद मिलाकर भी 47 बनते थे, उनको 48 वोट मिले। कि वोट इधर से उधर एक आधा तो हो सकता है और बहुत क्लोजली कंटेस्टेड होगा, जैसा कि हमने अभी भी देखा है कि है तो ये क्लोजली कंटेस्टेड, क्योंकि 7 वोट जो रिजेक्ट हुए वो गिलानी साहब के हुए। लेकिन मैं वैसे ये जरूर पूछना चाहूंगी एमएनएज और सेनेटर्स से कि ये वोट देने का तरीका जो है क्या किसी को भी नहीं आता। हमने ये नेशनल असेंबली में भी देखा था गिलानी साहब और हफीज शेख साहब के वोट के अंदर भी, और हमने आज भी यही चीज देखी है। तो मैं पता नहीं इनको ये वोट देने का तरीका मेरे ख्याल में एक बार सीख ले, ताकि इस तरीके की कोई कंफ्यूजन हो ही ना, जिसमें चैलेंज तो कर रहे हैं पीडीएम वाले लेकिन फिर भी। और दूसरी बात जो शाहजेब ने की है कि एक्चुअली इंटरेस्टिंग होगा कि जो डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन है उसके अंदर देखते हैं कि पीडीएम को कितने वोट पड़ते हैं और हुकूमत के रुकन को कितने वोट पड़ते हैं, तो ये भी देखने वाली एक चीज होगी। और वैसे उसके अलावा मेरे ख्याल में ये सब तो चले ठीक है, बिल्कुल अभी ये वोट की बात हो रही है सब कुछ, लेकिन ये जो कैमरा वाला मामला थे मेरे ख्याल में इसके ऊपर से फोकस हटना नहीं चाहिए।
इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपरली होनी चाहिए कि ये किस तरीके से है, कैसे कैमरे किसने लगाए, क्या हुआ इसके अंदर जो है ये किस वजह से थे, फिर ये भी पता चलेगा कि वजह क्या थी कि जो ये कैमरास जो थे सही है। महमल, एक यहाँ पर एक अहम खबर भी आई है। कासिम गिलानी ने यह ऐलान किया है कि उनकी तरफ से, यानी ऑपोजिशन जमातों की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से चैलेंज किया जाएगा जो भी वोट रिजेक्ट हुए हैं इस मामले को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में वो जाएंगे। किस हद तक वो ये इसमें कामयाब होते हैं या इसकी क्या तफसील है वो भी हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। शहजाद, आपको लगता है जो महमल सवाल उठा रही हैं कि क्या इन 7 अरकान को जिनके वोट रिजेक्ट हुए और एक दूसरा वोट भी है 8वां भी, वो भी रिजेक्ट हुआ, कि इनको वोट डालना नहीं आता या फिर इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया होगा? देखिए जुनैद, दोनों इलेक्शंस में आज जो हुआ है चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन और इससे पहले गिलानी वर्सेस हफीज शेख का जो इलेक्शन था उसमें बड़ी मुमासलत है जी। 7 वोट रिजेक्ट हुए थे उस दिन भी, आज भी 7 वोट रिजेक्ट हुए हैं। उस दिन भी इलेक्शन के बाद एक मुअम्मा हल नहीं हुआ था, वो था हैदर गिलानी की वीडियोज़ का, जो इस वक्त भी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान में है, जिसपे तहरीक इंसाफ उनकी डिस्क्वालिफिकेशन चाहती है। और इसी तरीके से आज के इलेक्शन में जो कैमरे नस्ब किए गए थे वो मामला भी हल नहीं हुआ है, उसके लिए कमेटी बना दी गई है और अभी आपने बता दिया कि उनकी फैमिली ने कहा है कि हम इसको चैलेंज करेंगे। यानी कि उस वक्त वीडियो का मामला था, आज कैमरे का मामला है, वोट उस वक्त भी रिजेक्ट हुए थे, वोट आज भी रिजेक्ट हुए हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता या किसी की गलती नहीं हो सकती। हाँ, मेरे ख्याल से उस दिन शहरियार आफरीदी साहब बीमार थे, उन्होंने दस्तखत कर दिए जाकर वहाँ पर, लेकिन इसके अलावा अगर इतनी तादाद में वोट रिजेक्ट होता है तो ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, ये कोई गलती नहीं हो सकती। मुझे लगता है, मेरा अंदाज़ा ये है कि ये डेलिबरेटली होता है कि आपको जब पता है कि आपने अपनी पार्टी को वोट नहीं देना तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप जो मुखालिफ आपके टीम है कैंडिडेट है उसको आप वोट कर दें या आप अपना वोट मुस्तरद करवा दें, रिजेक्ट करवा दें। और मेरे ख्याल से यही हुआ है क्योंकि 91 लोग ऐसे थे जिन्होंने बाकायदा नाम के आगे जो बॉक्स है उसमें स्टैंप किया, मोहर लगाई, लेकिन 7 लोग ऐसे थे जिन्होंने उनके नाम पे, गिलानी साहब के नाम पर ही स्टैंप लगा दी। और सारे जो है वो पीडीएम के लोग थे। वोट ऐसा भी है शहजाद जिसमें दोनों उम्मीदवारों को वोट दे दिया गया। वो 8वां है। 7 तो ऐसे थे ना जिसमें गिलानी साहब के नाम पे मोहर लगा दी गई। तो मुझे नहीं लगता कि ये गलती हो सकती है जब 91 लोग ऐसे मौजूद थे हाउस में या 90 लोग ऐसे मौजूद थे जिन्होंने बाकायदा बॉक्स में टिक किया है। तो मेरे ख्याल से अब ये किस वजह से किया है ये स्पेकुलेट हम इस पे कर सकते हैं। जो पीडीएम ने पहले कहा कि हमारे लोगों को डराया गया, धमकाया गया, वो रीजन हो सकता है। क्या पैसा चला है, जैसे तहरीक इंसाफ का हमेशा से एक मौकिफ रहा है कि अगर आपको आपके तादाद से ज्यादा वोट मिल जाए तो इसका मतलब पैसा चला है, तो ये हुआ है। या वाकई कुछ लोग पीडीएम के बयानिए को रिजेक्ट करते हैं, या कुछ लोग क्या सादिक संजरानी से बहुत ज्यादा खुश थे, उनके काम करवाए थे, जैसे सादिक संजरानी साहब क्लेम करते थे। कल बड़ा इंटरेस्टिंगली कैपिटल टॉक में आमिर डोगर साहब ने यह कहा था कि हमने डिप्टी चेयरमैन का टिकट इसलिए दिया है आफरीदी साहब को क्योंकि उन्होंने हमें कंफर्म किया है कि 4-5 सेनेटर्स उनके साथ हैं, इस वजह से हमने उनको डिप्टी चेयरमैन का टिकट दिया। वो कह रहे थे हमारा ये स्ट्रेटेजिक मूव है कि हम इनको डिप्टी चेयरमैन बनाएंगे ताकि ये अपने 7-5-6 सेनेटर्स लेकर आए। ये आमिर डोगर साहब ने कहा है। सो अब ये सब टू स्पेकुलेशन के क्या हुआ है। दिलचस्प मालूमात। मुनीब, अगर आपने उनके दलाइल सुने हो फारूक एच नाइक और मोहसिन अजीज के, आपको लग रहा था कि किसी एक का उसमें पलड़ा भारी है या वो कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिसको कबूल किया जा सकता है? क्योंकि जब फारूक एच नाइक ने कहा कि ये कहीं नहीं लिखा कि असल हकीकतन जगह वो कहाँ होगी जहाँ मोहर लगानी है, जिसके जवाब में उर्दू में मोहसिन अजीज ने जब बताया कि नाम के सामने मोहर लगानी है, तो आपको लगता है कि ये डिबेट तो वहीं खत्म हो गई थी कि इस बुनियाद पर रिजेक्ट होना सही है उन वोट्स का? देखिए, जो फारूक नाइक साहब कह रहे थे वो कोई भी मंजा हुआ पुराना वकील यही बात करता है कि जी ये नहीं लिखा गया कि नाम के ऊपर नहीं लगाना, लेकिन जो रूल्स हैं, जो कि गाइडलाइन दी गई है, जिसको सेनेटर मोहसिन अजीज साहब ने बताया भी, वो बड़ा क्लियर है कि आपने खाली जो स्पेस है नाम के आगे, उस खाने के अंदर इस मोहर को लगाना है, स्टैंप को लगाना है, अगर जो भी आपने अपना कैंडिडेट सेलेक्ट करना है। एक बात ज़रूर है इसमें जुनैद, वो देखने की है, ये डिटर्मिन करना पड़ेगा और ये शायद पता भी चलेगा कि ऐसा हुआ है कि क्या फोल्ड करते हुए दोनों तरफ प्रिंट आ गया या सिर्फ नाम के ऊपर ही मोहर लगी है। अगर तो अपोजिशन ये साबित कर सकती है कि नहीं जी वो एक जगह से प्रिंट दूसरे उनके नाम पे भी आ गया, फिर तो शायद कोई केस बन सकता है कि जी ठीक है इसको चैलेंज करें या इसको रिविजिट किया जाए। लेकिन वैसे रूल्स बड़े क्लियर हैं, मोहसिन अजीज साहब ने बिल्कुल ठीक बताया है और ये बात मैं एग्री करूंगा जो अभी सब कह रहे थे, शहजाद साहब भी कह रहे थे, हर किसी ने बात की कि
ये गलती नहीं है, ये गलती नहीं हो सकती। गलती किसी एक शख्स से होती है और ना जोश है कि जोश में आप निकल कर फौरी तौर पर करते हैं। करीब गिलानी साहब का नाम नजर आया और आप टूट पड़े और आपने उस पर मोहर लगा दी। ये बाय डिज़ाइन हुआ है, कोई माने या ना माने। पीडीएम के जो जितने भी दोस्त हैं उन्होंने साथ तो कम से कम ऐसे हैं कि उन्होंने एक किया हुआ था कि हमने गलती करनी है तो एक ही गलती करनी है। जी शाहज़ेब, शाहज़ेब आप जी शाहज़ेब आपको आवाज आ रही है हमारी? जी मुझे आ रही है। आप मुझे सुन सकते हैं? दो बातें हैं, आप अपनी बात भी कीजिएगा। एक तो मुनीब ने भी ये बात कही कि शायद ऐसा हो कि स्याही दोनों तरफ लग गई हो, लेकिन शहजाद का भी सवाल है कि 90 वोट सही पड़े और 7 वोट बिल्कुल ही गलत पड़े। अच्छा, मगर इसमें मसला है कि जो रूल्स इस वक्त सर्कुलेट कर रहे हैं और उसमें है कि बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं, बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले खाने के अंदर मोहर लगाएं। तो अब जो बैलेट पेपर्स भी सर्कुलेट कर रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें मिले, उसमें क्या एक अलग खाना है या अलग खाना नहीं है? जहां नाम लिखा हुआ है वही एक पूरा खाना है? तो ये सवाल ज़रूर पैदा हो रहा है, क्योंकि उस सूरत में जो रिजेक्टेड वोट्स है उसके ऊपर जो पीडीएम सवाल उठा रही है वो बहुत ज़्यादा अहम होगा। मगर जाहिर है जब बैलेट पेपर मिला था तो तमाम उम्मीदवारों को एक्सप्लेन किया गया था या नहीं किया गया था, ये बहुत अहम सवाल है। मगर जैसे कह रहा हूँ कि डिप्टी चेयरमैन का भी जब इंतखाब होगा उससे ज़रूर वाज़ेह हो जाएगा। मगर ये ज़रूर देखना होगा कि जो उम्मीदवार का नाम है उससे खाना अलग है या एक ही खाना है, और उस एक ही खाने में उम्मीदवार का नाम लिखा हुआ है और आगे खाली स्पेस है। क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शंस ये कहती हैं कि बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं, बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले खाने के अंदर मोहर लगाएं। तो फिर नाम के ऊपर या नाम के अगर अलग खाना नहीं है तो बड़ा अहम सवाल उठता है कि ये जो वोट रिजेक्ट हुआ है उसमें पीडीएम के एतराज़ में कितना दम है। जिस तरह से अब वोट ये गलती से कास्ट कर दिए गए या कोइंसिडेंस है, इस पे बहस हो रही है, तो शहजाद अब आगे जो इंतखाब हो रहा है डिप्टी चेयरमैनशिप के लिए, आपको क्या लगता है कि ये गलती इन्हीं अरकान की जानिब से दोबारा दोहराई जाएगी या तस्हीह कर लेंगे अपनी? देखें, अगर तो उन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि हमने मुस्तरद करवाने हैं वोट, तो मेरे ख्याल से इस मरतबा वो छोटी मोटी गलती नहीं करेंगे, कोई बड़ी गलती करने की कोशिश करेंगे बैलेट पेपर पे, ताकि वो अभाम ना रहे कि क्या खाने में लगाना था या खाने में नहीं लगाना था। आपने दोनों साइड का वर्जन सुन लिया था, फारूक नाइक साहब का भी और मोहसिन साहब का भी। तो मेरे ख्याल से अगर उन्होंने ये सोचा हुआ है कि हमने मुस्तरद ही करना है और अपने कैंडिडेट को हराना है मुस्तरद करवा के अपना वोट, तो वो कोई और तरीका आजमाएंगे। अब उनको पता चल गया है कि ये तो एक 50-50 वाला मामला ना हो जाए, कोई इस पे अभाम ना रह जाए कि हमारा वोट मुस्तरद है या दुरुस्त है। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो बड़ी गलती करेंगे। बट ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि देखें अभी हम जो नेशनल असेंबली के वोट काउंट की बात कर रहे थे, वहां पे गिलानी साहब जीते थे, 7 वोट मुस्तरद हुए थे, लेकिन खवातीन की सीट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट जीत गई थी, क्योंकि फोकस उस पर नहीं था। तो अब देखना ये यहाँ पे क्या जो भी दाव पेज लगाया है हुकूमत ने वो दोनों कैंडिडेट्स के लिए है, यानी कि दोनों पोजीशंस के लिए, डेप्यूटी और चेयरमैन के लिए, या सिर्फ एक पोजीशन के लिए था। मजहर अब्बास साहब, अगर गफूर हैदरी जुनैद में जी मुनीब, अगर ये बात अभी सब ने की और ये भी शाहजेब साहब भी जिस तरह बता रहे थे, ये इंस्ट्रक्शंस को अगर अब थोड़ा सा आप भी हाईलाइट करें, मैं शाहजेब साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी शेयर करें न्यूज़ रूम के साथ, क्योंकि जो फोटोज़ लिए गए हैं वहाँ पर या जो इमेज मौजूद है, जो डायरेक्शंस दी गई हैं कि बैलेट पेपर पर मोहर लगाने का तरीका, अगर आप उसको पढ़ें तो उस पर नंबर 1 लिखा है बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं, बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले खाने के अंदर मोहर लगाएं। अब जो सेनेटर मोहसिन अजीज साहब ने जो कहा है, मैं चाहता हूँ वो भी क्लिप चलाया जाए, क्योंकि वो कह रहे थे जी रूल्स ये कहते हैं कि उसके सामने लगाएं, जबकि जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आज बैलेट पेपर पर मोहर लगाने के लिए जो सेनेट के अंदर चस्पा थी, उसमें ये नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सामने लगाएं। और उसमें नंबर 1 जो है वो बड़ा क्लियर है कि बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं, बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले खाने के अंदर मोहर लगाएं। तो नाम और खाना एक ही है जो कि इस नोटिस के तहत, लेकिन जो मोहसिन अजीज साहब ने फरमाया, जो उन्होंने बात की, वो जरा डिफरेंट है। तो मैं चाहूंगा कि वो भी आप काइंडली जरूर चलाएं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि उनका जो क्लिप है वो चला सके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जिस वक्त वो पढ़ रहे थे यही लग रहा था कि उनके सामने लिखा है कि उम्मीदवार के नाम के सामने मोहर लगाएं। तो अब उनका क्लिप भी हम दोबारा चलाने की कोशिश करेंगे और फिर इसको तलाश करने की भी कोशिश करेंगे। शाहजेब, हम मजहर साहब की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर मुनीब कुछ कह रहे थे कि आप कुछ शेयर करना चाहते हैं।
जैसा कि मैं बता रहा था कि जो अब इस वक्त जो इंस्ट्रक्शंस नज़र आ रही हैं, जो मुनीब ने भी एक्सप्लेन की हैं, अब देखना यह है कि जो बैलेट पर क्योंकि जो बैलेट सर्कुलेट कर रहा है उसमें उम्मीदवार के नाम के साथ खाली स्पेस है और एक ही खाना है, तो ये देखना होगा कि अलग अलग खाने हैं या एक ही खाना है। क्योंकि एक ही खाना है तो फिर बड़ा सवाल उठेगा कि उम्मीदवार ने अगर उस खाने के अंदर वोट लगाया है, बेशक वो उम्मीदवार के नाम के आगे है, तो क्या वोट रिजेक्ट हो सकता है या नहीं। और अभी मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने ट्वीट किया है कि ECP का जो व्यू है इलेक्शन के हवाले से वो ये है कि अगर एक स्टैंप है जो मल्टीपल बॉक्सेस में है मगर जो उसका प्रोमिनेंट पोर्शन है वो इन फेवर ऑफ पर्टिकुलर कैंडिडेट है तो उस वोट को वैलिड काउंट किया जाएगा। तो ये तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब अनाउंस कर रहे थे मुजफ्फर शाह साहब, तो वो बता रहे थे कि है तो गिलानी साहब पर मगर वो बॉक्स में उस तरीके से नहीं है, जो कि खाली जगह है उसमें नहीं है। मगर क्या खाली जगह एक अलग बॉक्स था, ये सवाल उठ रहा है क्योंकि इस वक्त जो हमें इतलात आ रही है उसमें खाली बॉक्स नहीं था, एक ही बॉक्स था, उम्मीदवार का नाम लिखा हुआ था और आगे खाली जगह मौजूद थी। ठीक है, एक बैलेट पेपर शायद वो भी सामने आया है जो इस बुनियाद पर रिजेक्ट हुआ है कि वो मोहर दोनों खानों में जा रही है। जिस तरह प्रिजाइडिंग अफसर मुजफ्फर शाह साहब ने बोला कि एक ऐसा बैलेट पेपर है, इन्होंने दोनों उम्मीदवारों को वोट दे दिया है, तो गालिबन वो ये बैलेट पेपर हो सकता है जिसमें मोहर बीच में लगाई गई है। देख रहे हैं ये जो चीज आप दिखा रहे हैं इसमें नजर आ रहा है कि एक अलग बॉक्स नहीं है, यूसुफ गिलानी साहब का नाम लिखा हुआ है, आगे खाली स्पेस है और इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि उस बॉक्स के अंदर आपने स्टैंप लगानी है जो कि उम्मीदवार का आपका मुंतखब करदा उम्मीदवार है। तो इसके आगे तो अलग अगर जगह नहीं है और उन्होंने नाम के ऊपर लगा दिया तो बॉक्स तो वही है, बॉक्स सेपरेट नहीं है जो कि बात की जा रही थी फारूक नाइक साहब की तरफ से। तो बड़ा सवाल उठ रहा है रिजेक्टेड वोट के हवाले से। ठीक है, ये इस मुद्दे को भी रखेंगे, ट्रिब्यूनल में जाएगा जुनैद जी मुनी, ट्रिब्यूनल में जाएगा। और यही बात, हाँ, नाइक साहब भी यही कह रहे थे। आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के पास मजबूत केस है कि वो चैलेंज कर सकते हैं इसको। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप इसको जो अभी नज़र आ रहा था, जिस तरह आप देख रहे थे स्क्रीन पर भी, शाहजेब साहब भी बता रहे थे कि जो इम्प्रेशन था, क्योंकि बैलेट जारी बात है पेपर हमारे सामने तो नहीं था लेकिन अब उसका इमेज आ गया है कि ये इसके आगे कोई एक खाना नहीं है या हाशिया नहीं लगा हुआ नाम के आगे जिसमें हम ये कह सकें कि जी जो मोहर लगानी है वो सेपरेट खाना है और नाम एक सेपरेट खाने में लिखा है। ये ऑल टुगेदर एक ही खाना है जो जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर आप अभी दिखा रहे थे। तो उनके नाम के ऊपर मोहर का लग जाना, क्या उससे वोट ही इनवैलिड हो जाएगा? ये अच्छा आर्ग्यूएबल केस है और मैं दोबारा ट्रिब्यूनल के सामने पेश किया। और मैं दोबारा पढ़ भी दूं कि लिखा हुआ है बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं, बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले खाने के अंदर मोहर लगाएं। यानी लिखा हुआ कि उम्मीदवार के नाम के आगे मोहर लगाएं, उम्मीदवार वाले खाने में मोहर लगाएं और खाना एक ही है। ऐसा नहीं है कि जो खाना है वो अलग है, तो उम्मीदवार का नाम है और खाना है। अगर किसी ने उम्मीदवार के नाम पर लगा दिया तो खाना तो वही है जो कि फारूक नाइक साहब कह रहे थे। इसलिए सवाल बहुत ज्यादा अहम उठ रहा है। शहजाद, फिर दो सवाल बनते हैं इस वक्त कि क्या जो सेनेटर्स थे जिन्होंने इस तरह नाम के ऊपर मोहर लगाई, क्या उनसे गलती हुई या उन्होंने जानबूझकर ये किया? और फिर प्रिजाइडिंग अफसर की तरफ से फौरी तौर पर ऐसे वोट्स को रिजेक्ट करना, क्या ये सही है? चूंकि जो हिदायत हैं वो इसके बरक्स हैं, वो ऐसा नहीं कहती कि अगर आपने नाम के ऊपर मोहर लगा दी तो वोट रिजेक्ट हो जाएगा। जुनैद, एक के बाद एक ड्रामाई मोड़ है क्योंकि ये वाकई बैलेट पेपर जो इस वक्त हमारे सामने है उसमें तो एक ही खाना नजर आ रहा है, दो ऑप्शन तो नहीं नजर आ रहे। तो ये किसी ने नाम पे लगाया है 91 में, फिर वही कहूँगा कि 90 लोगों ने जो है वो नाम के ऊपर नहीं लगाया, नाम के आगे लगाए, लेकिन 7 ऐसे लोग हैं जिन्होंने नाम पर लगाए। तो है तो बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो लीगल नुक्ता है, जैसे अभी मुनीब और शाहजेब भी बात कर रहे थे, वो तो जो दी हुई है, बातें लिखी हुई हैं, वो तो बड़ी सिंपली कह रही है कि आपने उस खाने में लगाना है। लेकिन जो मोहसिन साहब ने पढ़ा था वो था कि जहां तक मैंने सुना था उन्होंने ये कहा था कि नाम के आगे लगाना है। तो ये नहीं लिखा, कम से कम इसमें नहीं लिखा हुआ। हाँ, जो बूथ के आगे जो तरीकेकार है, पोलिंग बूथ के आगे जो तरीकेकार दर्ज है, वहां पे ये नहीं लिखा हुआ है। उसके अलावा हैंड आउट क्या दिया गया था जो मोहसिन साहब पढ़ रहे थे, उसमें मेरे ख्याल से मुख्तलिफ चीज लिखी हुई थी। तो अब ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस आर्ग्यूमेंट को काउंट किया जाता है। वो जो इंस्ट्रक्शंस थी जो मोहसिन साहब पढ़ रहे थे वो रेलेवेंट थी, या ये जो इंस्ट्रक्शंस जो पोलिंग बूथ पे लिखी हुई थी वो रेलेवेंट थी? बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। एक बैलेट पेपर का अक्स आपके सामने है और उसमें जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें ये वाज़े तौर पर साबित हो रहा है कि कोई अलग से खाना मौजूद नहीं था, एक ही खाना है, उसमें उम्मीदवार का नाम लिखा और फिर खाली जगह है। 90 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने नाम के सामने मोहर लगाई और 7 बैलेट पेपर्स ऐसे हैं जिसमें नाम के ऊपर मोहर लगा दी गई। सादिक संजरानी उसके नतीजे में चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं। शाद भट्टी साहब ने अभी ज्वाइन किया है। शाहजेब, इसका फिर मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ऑपोजिशन ट्रिब्यूनल में ले जाएगी, इस चीज़ को साबित कर सकेगी? क्योंकि ये नहीं पता कि ये गलती है या उन अरकान ने खुद से ये फैसला कर रखा था। अगर मुबैना तौर पर ऐसा है
कि वो इस तरह से अपना वोट ज़ाया करेंगे, चूंकि कौमी असेंबली में भी वोट ज़ाया हुए थे। देखिए, कानूनी तौर पर तो जाहिर है इलेक्शन ट्रिब्यूनल ही अब इस बात को डिसाइड करेगा, क्योंकि रूलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से यहाँ दी गई जो आर्ग्यूमेंट है वो दोनों तरफ से ज़रूर रखे गए थे। जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब की तरफ से एक चीज़ अभी ट्वीट की गई है उसके मुताबिक तो वो कह रहे हैं कि अगर वोट आइडेंटिफाइबल है कि जी बेशक अगर मल्टीपल स्टैम्प भी हैं वो कह रहे हैं, तो भी अगर नज़र आ रहा है कि जिस कैंडिडेट को देना चाह रहे थे और ये वाज़े हो रहा है कि उसी कैंडिडेट को वोट डलाए तो वो एक्सेप्टेबल होगा और वैलिड होगा। मगर बहरहाल ये फैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से ही होगा। जैसा मुनीब कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि एक मजबूत केस ये बहरहाल बनता है। और ये बड़ी अहम बात है कि अगर दो किस्म की इंस्ट्रक्शंस थी, एक जो हैंड आउट दिया गया था और दूसरा जो वहाँ लिखा हुआ था, क्योंकि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जो वहाँ लिखा हुआ था उसमें तो लिखा हुआ है कि अपने उम्मीदवार वाले बॉक्स में स्टैंप लगाएं। तो उम्मीदवार वाला बॉक्स तो जो उम्मीदवार का नाम हुआ है वो भी उम्मीदवार वाला बॉक्स ही बनता है। मगर अगर इसके अलावा भी कोई सामने की इंस्ट्रक्शन कहीं और लिखी हुई थी तो फिर तो ये पूरी इलेक्शन की जो इंस्ट्रक्शन है वही कंफ्यूजिंग हो गई है कैंडिडेट्स के लिए। इसलिए बड़ा सवाल उठा है कि वोट्स कैसे रिजेक्ट हुए। यही नुक्ता मुनीब के पास लेके जाते हैं। मुनीब, ये एक स्ट्रॉन्ग केस तो बिल्ड हो सकता है, लेकिन ये एस्टैब्लिश करना कितना मुश्किल होगा कि उस कैंडिडेट से गलती हुई है या उसने डेलिबरेटली इस वोट को जाया करने की कोशिश की? देखिए, इसके अंदर ना आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सारा जो मामला है, जितने भी वोट्स हैं जो खासतौर पे जिन पे गिलानी साहब की स्टैंप के नाम के आगे या उनके नाम के ऊपर स्टैंप हुई है, क्या ये एक पैटर्न है कि उनके नाम के ऊपर हर स्टैंप को किया गया और एक ही तरीके से किया गया है? ये इलेक्शन कमीशन एवेल्युएट करेगा, क्योंकि अब ये मामला जारी बात है चैलेंज करेंगे, ट्रिब्यूनल के अंदर जाएगा मामला। और फिर ये देखना पड़ेगा कि जो सेटल्ड प्रैक्टिस है इलेक्शन कमीशन की इस तरह के मामलात के ऊपर वो क्या है। अभी कुछ देर पहले बहुत सी चीज़ें शेयर हो रही थी, तो मेरे ख्याल में ये डिटर्मिन करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को कि क्या, क्योंकि जैसे अभी एक्सप्लेन सब ने किया है कि ये एक ही खाना है, नाम लिखा हुआ है, उसके आगे जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कोई स्केल नहीं बना हुआ, कोई हाशिया नहीं है जिसमें आप ये डिवाइड कर सकें कि नाम इधर है और इसके आगे खाली बॉक्स है। ये एक ही बॉक्स है और अगर उस बॉक्स के अंदर क्लियरली ये स्टैंप की गई है, अगर वो स्टैंप उनके नाम के ऊपर आ गई है तो क्या ये वोट इनवैलिड हो जाता है इस एक्ट से? ये इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल इसको डिटर्मिन करना है, लेकिन ये बड़ा मजबूत केस है। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कि जो मोहसिन अजीज साहब ने बात कही है, जो बातें उन्होंने कही हैं वो फिर कोइंसाइड नहीं करती, वो कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं उस नोटिस को या उस गाइडलाइन को जो कि पोलिंग बूथ के नीचे चस्पा थी, जो मुतअद्दिद हमारे बहुत से जर्नलिस्ट भी इस वक्त शेयर कर रहे हैं। शाहजेब साहब ने भी आपको बताई, मैंने भी अर्ज किया कि उसके अंदर ये नहीं लिखा कि नाम के सामने लिखें, वहां लिखा हुआ है खाने के अंदर मोहर लगाएं। ये खदशा भी हो सकता है कि उर्दू में तर्जुमा करते हुए अलग लिखी। अच्छा, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें जुनैद, इसमें मैं एक चीज कहूंगी कि वैसे जो ऑपोजिशन है वो एक्चुअली यही कह रही है, प्रिजाइडिंग अफसर की तरह कहना पड़ेगा कि आप में से भी एक वक्त में एक ही आवाज में डिले है मेरे ख्याल से। जुनैद, मैं यही बात कर रही थी कि ये जब ये सारा सामने आया, जो फारूक नाइक साहब भी कह रहे थे और पीडीएम के अरकान का ये कहना है कि ये डिलिबरेटली वोट जाया नहीं किए गए, साथ के साथ सेक्रेटरी सेनेट ने यही तरीकाकार जो वोटिंग का था हमें कंफर्म किया था। और वो वैसे अब जो शाहजेब और मुनीब ने भी पढ़ के जो बैलेट पेपर पर मोहर लगाने का तरीका वो भी बता दिया, और आप लोग जो चला भी रहे हैं, जो बैलेट पेपर भी चला रहे हैं, तो इसके अंदर बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा कि उन्होंने कोई डिलिबरेटली वो जो वोट जिसने जाया किया, जिन्होंने दोनों को दे दिया वोट, वो हो सकता है कि वो डिलिबरेटली जाया किया गया। तो पीडीएम का यही कहना है कि इन अरकान ने अपना वोट जाया नहीं किया। मगर महमूद, फिर भी एक सवाल अजीब सा उठ रहा है कि सारे के सारे गिलानी साहब के क्यों थे जिन्होंने ये नाम पे जाके स्टैंप किया, साथ के साथ कोई एक आध संजरानी साहब का क्यों नहीं था? जी नहीं, ये बिल्कुल आपका अच्छा वैलिड सवाल है शाहजेब, लेकिन बात ये है कि अगर वो जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उन इंस्ट्रक्शंस को उन्होंने फॉलो किया है, यानी कि उन्होंने उस जगह से हटाया नहीं। हो सकता है कि उनको ना पता हो कि नहीं राइट वगैरह जो सामने इंस्ट्रक्शंस है बॉक्स के अंदर है, तो बॉक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी जो शाहजेब कह रहे हैं वो बड़ी कम होती है कि साथ के साथ हो और सातों गिलानी साहब के हो। एक आध होता कोई ऑपोजिशन हुकूमती साइड पे जो वो भी गलत रीड कर देता। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये हो सकती है, टाई भी हो सकता है। अगर 42 इस वक्त वोट है गिलानी साहब के, और लेट्स सपोज ये आगे जाके 7 वोट काउंट भी हो जाते हैं तो इनके होंगे 49। फिर वो जो एक वोट मुस्तरद हुआ है वो किसका है नहीं पता। अगर वो संजरानी साहब का होगा तो 49 हो जाएगा, दोनों के 49 हो जाएंगे, दोबारा इलेक्शन होगा। मगर वो रिजेक्ट उन वोट लगाएंगे कि उन्होंने दोनों जगह शहजाद एक जो बैलेट पेपर है वो तो शायद रिजेक्टेड ही तस्वुर होगा, क्योंकि वो मोहर दोनों खानों में लगाई गई। साहिबा आज जो कह रही थी वो याद आ गया कि इतना ड्रामा है कि हमें इंटरनेशनल स्क्रीनिंग करनी चाहिए पाकिस्तान की। पाकिस्तान बहुत
शहजाद, जो एक वोट बैलेट पेपर है जो रिजेक्ट हुआ है उसमें मोहर दोनों खानों में लगाई गई है, जी, वो तो मेरे ख्याल से हाँ ठीक है, वो तो मुकम्मल तौर पे मुस्तरद ही होगा, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। अब सवाल ये कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में आप क्या तवक्को कर रहे हैं, क्या उसमें भी सरप्राइज होगा? और अगर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जीतते हैं तो एक बात ये की गई थी, हामिद मीर साहब ने भी इसकी तस्दीक की थी कि एक तजवीज़ ये चली कि डिप्टी चेयरमैन अपोजिशन जमातों का आ जाए और चेयरमैन सेनेट सादिक सरंजानी बन जाए, तो क्या हो सकता है कि कुछ इस तरह का इत्तेफाक हो गया हो? मेरे ख्याल से अगर ये होना होता तो पहले हो जाता और बहुत अच्छा होता, मेरे ख्याल से एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाता, क्योंकि ऑपोजिशन के लोग ज़्यादा हैं तो मेरी नज़र में मेरे ख्याल से चेयरमैन ऑपोजिशन का आ सकता था, हुकूमत के वोट कम थे अददी एतबार से तो वो डेप्यूटी नहीं, लेकिन शहजाद इसमें ऑफर हुकूमत की ये थी कि चेयरमैन सेनेट उनके बने और डेप्यूटी चेयरमैन अब्दुल गफूर हैदरी बन जाए। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली वो तो मानना ही नहीं था ना ऑपोजिशन ने। ऑपोजिशन तो ये कह रही थी कि हमारी अक्सरियत है तो हम क्यों डेप्यूटी चेयरमैन पे जो है कंसीड करेंगे, लेकिन इसका उलट हो सकता था अगर मेरे ख्याल से किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती। लेकिन मेरे ख्याल से अब वो ग्रेस और जो अंडरस्टैंडिंग की हम बात कर रहे हैं वो इस पोलराइज्ड माहौल में तो नामुमकिन सी नजर आती है, और एक एक वोट के लिए, एक एक सीट के लिए लड़ा जाएगा, ये तो फिर भी चेयरमैन सेनेट की पोजीशन है। लेकिन इसको इतना हाइप देना हुकूमत का कि डू और डाई है, इस तरीके से पेश करना कि अगर हम हार गए तो शायद हमारा इतना नुकसान हो जाएगा कि हमारी हुकूमत गिर जाएगी, मेरे ख्याल से ये भी ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हाइप दे दी थी इस इलेक्शन को, खासतौर पे उस वक्त जब उनके नंबर्स कम थे। अच्छा, आप जो सब लोग बात कर रहे थे बैलेट पेपर की और उसके ऊपर हिदायत की, उसकी एक वीडियो जियो न्यूज़ के पास आ गई है, आप इस वक्त वो वीडियो जियो न्यूज़ पर देख भी सकते हैं और उसके ऊपर क्या तरीका लिखा हुआ है। पहले नंबर पे बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम दर्ज है, बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले खाने के अंदर मोहर लगाएं। नंबर 2 पे है बैलेट पेपर को तय करते वक्त इस बात का ख्याल रखिए कि मोहर का निशान किसी भी दूसरे उम्मीदवार के खाने में या दूसरी जगह पर ना लगे। बैलेट पेपर पर कोई दूसरा निशान लगाने से भी वोट मुस्तरद कर दिया जाएगा। उसके बाद तीसरी, चौथी और पांचवी हिदायत भी है। तीसरी हिदायत यह है कि बैलेट पेपर की किसी भी तरीके से तस्वीर लेना या किसी को दिखाना मना है। बैलेट पेपर को तय करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि बैलेट पेपर की पुष्ट पर लगा हुआ सरकारी मोहर का निशान दिखाई दे सके। और पांचवी हिदायत यह है कि बूथ से बाहर आकर अपने वोट की तयशुदा पर्ची बैलेट बॉक्स में डाल दीजिए, जो कि सेक्रेटरी सेनेट की मेज के सामने रखा है। तो ये वाज़ेह है कि बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं और उस पर अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले खाने के अंदर मोहर लगाएं। यही सवाल शाहजेब ने भी उठाया और बाकी लोगों ने भी। शाहजेब, फिर सवाल ये बनता है कि मोहसिन अजीज कौन सा पर्चा उस वक्त पढ़ रहे थे जब वो दलाल दे रहे थे? ये अब ये पता नहीं है क्योंकि ये तो वहाँ पर दर्ज है। तो जैसे शहजाद इकबाल कह रहे हैं कि अगर 2 अलग अलग किस्म की हिदायत थी जो मोहसिन अजीज साहब भी पढ़ रहे थे और हो सकता है वो गलत ना हो, तो फिर तो ये इलेक्शन रूल्स जो इशू किए गए वही गलत इशू किए गए थे, जिसकी वजह से सवाल उठता है कि फिर लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, जिसकी वजह से ये वोट पड़ा है। मैं भी कह रहा हूँ कि गफूर हैदरी साहब का शाहजेब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा क्योंकि शहजाद और मुनीब दोनों ने ये सवाल उठाया था यके बाद दीख रहे कि मोहसिन अजीज जो उस वक्त दलाइल दे रहे थे वो भी जरा हमें दोबारा सुनने और देखने चाहिए, तो वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है चहारम, बैलेट पेपर हासिल करने के बाद रुकन पर्दे के पीछे जगह पर जाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने खाने के अंदर खुफिया तरीके से मोहर लगाए। सर यहाँ ये नहीं लिखा गया कि उम्मीदवार के नाम के ऊपर, जब उम्मीदवार के नाम के ऊपर लगाया जाता है तो आई थिंक दिस इज, यहाँ जो लिखा गया है उससे डिफरेंट है। My view is personally that the ballot paper, the construction of the ballot paper is in such a way, and the instructions also which have been pointed out and which basically are printed over here, is that the stamp must be... इस पे पहले बताइएगा आपको क्या लग रहा है कि क्या हुआ होगा। हमारे पास जो हिदायत की एक तस्वीर है वो वहाँ पर जो काउंटर्स बने हुए हैं लकड़ी के उसके ऊपर चस्पा की गई है और मोहसिन अजीज साहब के हाथ में 2-3 पर्चे थे जो उन्होंने फोल्ड कर रखा था और उसमें से वो हिदायत पढ़ रहे थे।
वो चहारम कह रहे हैं और हमारे पास जो तस्वीर है उसमें चौथा ये लिखा हुआ है कि बैलेट पेपर को तय करते वक्त उस बात का ख्याल रखिए कि बैलेट पेपर की पुष्ट पर लगा हुआ सरकारी मोहर का निशान दिखाई दे सके। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं, बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले खाने के अंदर मोहर लगाएं। तो मोहसिन अजीज साहब जो पढ़ रहे थे वो ना इस पूरे के पूरे 5 की 5 इंस्ट्रक्शंस में से एक भी नहीं है, और वो चौथा पढ़ रहे थे तो चौथा बिल्कुल ये नहीं है। उसमें तो ये बताया हुआ है कि कैसे बैलेट पेपर को की पुष्ट पर लगा हुआ सरकारी मोहर का निशान दिखाई दे सके, इस तरीके से उसको तय करना है। तो पता नहीं है कि असल में किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस हुई हैं। या तो कोई सेनेटर जिसने आज पोलिंग में हिस्सा लिया है वो आके बता सकते हैं हमें कि पता चले कि क्या मामला हुआ, या मोहसिन अजीज साहब खुद बता सकते हैं कि उन्होंने जो पढ़ा है, या फारूक नाइक साहब बता सकते हैं। मुनीब, आपको क्या लगता है? देखिए, 2-3 चीज़ें अहम हैं। एक तो ये कि जब इलेक्शन के ट्रिब्यूनल के सामने जाएगा, नेचुरली CPDM या अपोजिशन चैलेंज करेगी। एक बड़ा वैलिड पॉइंट अभी और किसी ने शेयर किया, और बड़ा वैलिड, वाकई वैलिड पॉइंट है कि ये भी एवेल्युएट किया जाएगा, देखा जाएगा कि इंटेंशन ऑफ वोटर क्या है। इंटेंशन ऑफ वोटर क्या ये है कि उसने अपने जो कैंडिडेट जिसको वो वोट करना चाह रहा था उसको ही वोट किया है, या कोई एम्बिग्विटी है। अगर एम्बिग्विटी नहीं है तो मोहसिन अजीज साहब ने कहा रूल्स पढ़ते हुए जो उन्होंने पढ़े कि सामने वो स्टैंप लगानी है नाम के सामने। क्या ये मौजूद है कोई गाइडलाइन कि अगर आप नाम के ऊपर मोहर लगा देंगे उससे वोट इनवैलिड हो जाएगा? क्योंकि ये जहन में रखिए, मोहसिन अजीज साहब ने जिस तरह बताया है, अब जो रूलिंग दी गई है उस वक्त जो प्रिजाइड कर रहे थे उन्होंने कहा जी कि ये डिज़ाइन किया गया है इन सच अ वे कि जी उसके सामने स्पेस खाली है। लेकिन कोई, जब बार बार मैं कह रहा हूँ इतनी माइन्यूट चीज़ें फिर रखी जाएंगी सामने कि कोई हाशिया नहीं है, क्या नाम पर मोहर लग जाने से पूरा वोट जो बैलेट पेपर है वो इनवैलिड हो जाएगा? एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, और दूसरा जो आपको जायजा लेना पड़ेगा। दोनों में आपको क्लैरिटी नहीं नजर आ रही। जो चस्पा किए गए हैं गाइडलाइन वो मुख्तलिफ है, जो मोहसिन अजीज साहब पढ़ रहे हैं गाइडलाइंस वो मुख्तलिफ है। ये भी जाहिर ऐसा लग रहा है मुनीब उनके पास, उनके हाथ में कोई सेनेट रूल्स का कोई पर्चा था जो 2-3 सफ़ात पर मुश्तमिल था। इरशाद भट्टी साहब, इरशाद भट्टी साहब से हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त फवाद चौधरी साहब से मुताल्लिक कुछ बताया जा रहा है। फवाद चौधरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। फवाद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। ये एक खिचड़ी सी बन गई है सेनेट इलेक्शन में। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि वो बैलेट पेपर ज़ाया हुए, लेकिन जिस बुनियाद पे वो कहा गया कि ज़ाया हुए वो तरीके में ऐसी कोई पाबंदी नज़र नहीं आ रही जिस तरह कहा गया वोट डालने का। देखिए जी, वो तो जाहिर है अब इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और फिर आगे कोर्ट्स में जाएंगे, वो तो एक लिटिगेशन है, वो तो होती रहेगी। लेकिन असल मामला ये है कि मैं अपोजिशन को कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारे जाया हुए और आप लुटियां डाल रहे थे, तो आज भी फिर जो है आप तस्वीर ना बहाएं ना, आप आंसू ना बहाएं। और जब इमरान खान कह रहे थे कि आइए वोट को ओपन करते हैं, सब लोगों के सामने वोट होना चाहिए, आप लोगों ने उस वक्त नहीं माना। अब आप ना इस्लाहात की तरफ आते हैं, ना आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और जब आप जीत जाए तो मीठा मीठा हब, और जब हार जाए तो कड़वा कड़वा थू। इस तरह तो निजाम नहीं चलते हैं। इस तरह तो नहीं है कि आपको कोई लाडले बच्चों की तरह हर वक्त हम ट्रीट करते रहे कि अब आप हार गए हैं तो हम आपके तस्वीर कहानियां। इन्होंने सारा चौधरी साहब, आप ये जो आप फरमा रहे हैं यही लागू हुकूमत पे भी होगा? फिर हुकूमत पे ये कैसे लागू होगा? हम तो कह रहे हैं क्योंकि गिलानी जीते तो हुकूमत मोतरस थी, अब आज सादिक सरंजानी जीत गए तो हुकूमत खुश है। देखिए, हम मोतरस का इशू नहीं है, हम तो कह रहे थे ओपन वोट करें। जब आप इलेक्शन प्रोसेस को ठीक करने को तैयार नहीं है तो फिर आप गिला नहीं कर सकते। आपका प्रॉब्लम ये है जो अपोजिशन का। फवाद साहब, आप ओपन बैलेट जब करवाना चाह रहे थे तो सेनेटर्स के जो इलेक्शन थे वो ओपन करवाना चाह रहे थे, ना ऑर्डिनेंस में ना जो आईनी तरमीम थी उसमें सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन के हवाले से आपने ओपन की ख्वाहिश नहीं की थी। उस वक्त इनफैक्ट हम ये सवाल कर रहे थे अगर ओपन करवाना है तो पूरा ओपन करवाए ना, चेयरमैन सेनेट का भी ओपन करवाएं। सही। फिर आपने असेंबली में जो इस पे डिबेट हुई वो नहीं सुनी। असेंबली डिबेट के अंदर मैंने भी ये बात कही, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी ये बात कही कि अपोजिशन अमेंडमेंट लेके आए और इसमें डाले कि आप ये वोट भी ओपन करें, हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। हम आज भी ये कह रहे हैं आप बैठिए और अगले इंतखाबात को ओपन वोट से कराते हैं और चेयरमैन का और स्पीकर का इलेक्शन भी ओपन कराते हैं। सवाल ये है कि अभी जो निज़ाम है हमारा ये तो एक बिल्कुल मजाक बन के रह गया है। जिस तरीके से गिलानी साहब खुद सेनेट में इलेक्शन जीत पहुंचे और उनकी जो वीडियोस आई, उनके उसके बाद जो बयानात आए, आप मुझे बताइए उसके बाद क्या ट्रस्ट है उस इलेक्शन के ऊपर? जाहिर है
कि बहरहाल लेकिन जो हुआ वो हुआ। अब ये है हमें आगे बढ़ना चाहिए, इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए और ये इलेक्शन ओपन कराने चाहिए। अभी जो फवाद साहब थोड़ी देर पहले बहस हो रही थी वो बैलेट पेपर पर जो बॉक्स के हवाले से कंफ्यूजन है उसको लेकर हो रही थी। उस पर फिर मोहसिन अजीज साहब के दलाइल कि छोटा बॉक्स आगे जो हमारे सामने बैलेट पेपर आया उस पर नहीं बना हुआ। ये अब कहा जा रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग केस बिल्ड हो सकता है नताइज के खिलाफ कि बॉक्स सिर्फ एक था, छोटा बॉक्स नहीं था। देखिए ना, वो तो जिस तरह मैंने अर्ज किया कि वो फैसले तो अब आगे जाके लिटिगेशन में होंगे। वो अपोजिशन जाहिर है जाएगी, लिटिगेशन में जाएगी जिस तरह से उस तरह में, तो उससे पहले तो फिर अभी यूसुफ गिलानी साहब की अपनी क्वालिफिकेशन के फैसले आने हैं। तो वो तो आगे क्या होता है उसका तो वो तो अब आगे अदालतें जाने, रूल्स की इंटरप्रिटेशन जाहिर है वो तो मुतल्लिका फोरम्स ने करनी है और वो मुतल्लिका फोरम्स का इख्तियार है, वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। इसके ऊपर भी बहुत जजमेंट्स हैं, दोनों तरफ बहुत जजमेंट्स हैं। सो वो तो एक बड़ी लंबी डिबेट है और वो ज़ाहिर अदालतों में होगी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी, वफाकी वज़ीर और जियो न्यूज़ से बात कर रहे थे। इरशाद भट्टी साहब, फवाद चौधरी साहब को जो मौक़िफ़ है कि वो तो ये मुतालबा कर रहे थे हुकूमत और उसके इत्तेहादी के तरमीम लाएँ और ओपन वोटिंग के ज़रिए से सेनेट का इलेक्शन करवाया जाए, तो अपोजिशन तो इसके हक़ में ही नहीं थी, इसलिए वो शिकायत नहीं कर सकती, जबकि हुकूमत का मुतालबा सही है या अगर उनकी तरफ से कोई एतराज़ होता है तो वो सही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि कौम को मुबारक हो कि अल्लाह ने एक मसले से निकाला और हम फिर दूसरे मसले में चले गए। अब इसके बाद तीसरा कोई आ जाएगा, अब ये फिर एक मरतबा अदालत में चली जाएगी। दूसरी बात, खुफिया वोटिंग यस सारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सेनेट। तीसरी बात यह कि उस एक बंदे को मैं सलाम पेश करता हूँ जिसने पक्का काम किया, यानी दोनों पे मोहर लगाई, बाकी कंफ्यूज कर गए। अब ये बात ये कि अगर ये 7-8 जो 7 हैं वोट वाले, ये अगर जो हैं ये मुस्तरद हैं और ये सही हैं बकौल ये जो आप गाइडलाइन सारे हम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है फिर वो 90 जो बाकी हैं वो गलत होंगे, क्योंकि उन्होंने तो आगे लगाई है। तो या तो वो गलत है, 90 गलत है, या 7 गलत है, दोनों तो सही नहीं हो सकते। चौथी बात ये है कि इसका बनेगा क्या, इसका बनेगा ये, इसका होगा ये कि ये एक और जंग है, एक और पोलराइजेशन है, एक और चक्कर है। ये सारा अब प्रिजाइडिंग अफसर अब सारा कुछ इस तरफ भी ज़रा ज़हन दौड़ाएं कि कोई आपस में पीडीएम में आपस में तो एक दूसरे के साथ हाथ नहीं कर गया जी। या कोई एक दूसरे को दिखा गया हो, या कुछ अंडर हैंड हो गया हो, या कुछ बात लेफ्ट राइट हो गई हो, इतनी सादा ना हो जितनी हम बयान कर रहे हैं, या इतनी कानूनी ना हो जितनी हम बयान कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके पहलू हैं जिस पे आगे जाके पता तो कुछ नहीं चलना। आप वो बड़ा खूबसूरत आपने जुमला कहा था कि वाटर गेट स्कैंडल और जो हमारा ये कैमरों वाला, तो वाटर गेट स्कैंडल अमेरिका में आया था, ये प्यारा पाकिस्तान है। यहाँ झूठ बोल के असम्बली में, अदालतों में, हर जगह और निकल जाते हैं। वह निक्सन साहब किस लिए फारिग हुए थे? झूठ पे। क्लिंटन साहब किस लिए फारिग हुए थे? झूठ पे। यहाँ तो झूठ तुर्रा इम्तियाज है। अब कर लें, एक और वाटर गेट स्कैंडल आ गया है, ये 7-8 पर्चियों वाला, इसको भी शामिल कर लें। इसके बाद एक अगली वाटरी गेट आ जाएगी, उसको भी शामिल कर लें और चलते जाएं। शाहज़ेब, आपको लगता है कि ये कैमरा और माइक वाला मामला जो बूथ से निकले वो एक बड़ा स्कैंडल बन सकता है, उसकी बहुत बड़े पैमाने पर तहकीकात होंगी क्या? और दूसरा ये कि ऑपोजिशन की इस शिकस्त के बाद और हुकूमत का चेयरमैन सेनेट बनने के बाद भी हुकूमत ये इस्लाहात लाएगी कि वे खुफिया वोटिंग के निज़ाम को ख़त्म करना चाहती है? देखिए, बड़ा मेरा ख्याल है अपोजिशन को फौरी तौर पर वेलकम करना चाहिए जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, क्योंकि जो माहौल बन गया है इस वक्त गवर्नमेंट और अपोजिशन का, इन्होंने क्या एक दूसरे से बदले ही लेते रहने हैं कि गिलानी साहब ने किया और उसके बाद सेनेट में इन्होंने बदला ले लिया, अब क्या पीडीएम एक काम करेगी फिर गवर्नमेंट बदला लेगी। इस तरीके से पाकिस्तान की सियासत तो कहीं नहीं जा रही है। और फवाद चौधरी साहब ने हमारे प्रोग्राम में एक और अहम बात की थी कि सेनेट के इंतखाबात तो मजाक बन के रह गए हैं। जो कुछ जिस तरीके से गिलानी साहब जीते हैं, उससे पहले जो उनके बेटे की वीडियो आई उसकी तहकीकात भी बहुत ज़्यादा लाजमी है, वो एक मजाक था। उसके बाद जो आज हो रहा है उसके ऊपर भी सवाल उठ रहा है। तो मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब की बात को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत को भी आगे हाथ बढ़ाना चाहिए कि निज़ाम को बेहतर करें, डायलॉग करें। डायलॉग से ही जमहूरियत आगे चलती है और हुकूमतों को भी डायलॉग के लिए ज़्यादा अपने आर्म्स जो है वो खुले रखने चाहिए और अपोजिशन को भी आगे आना चाहिए कि सिस्टम रिफॉर्म डायलॉग से होगा, बैठ के बात करने से होगा, एक दूसरे पर तनकीद करने से और एक दूसरे से बदले लेने से कतई तौर पर नहीं होगा। और तमाम चीज़ों की तहकीकात तो होनी चाहिए। जो आपका सवाल था, गिलानी साहब के बेटे की जो वीडियो है उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए और मंतकी
के अंजाम तक पहुंचना चाहिए। आज जो एक ऑपरेशन था खोखर साहब का और मुसद्दिक मलिक साहब का, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि ये जो CCTV लगे हुए थे या फिर असल में स्पाई कैम थे, और फिर वो जो आखिर में एक स्क्रू तक बात आ गई थी कि ये भी इसके अंदर भी स्पाई कैम है, तो सब पता चलना चाहिए कि हुआ क्या असल में। महमल, क्या ऑपोजिशन ताउन करेगी हुकूमत से फिर आगे? देखिए, अभी तो मुझे लगता है कि वैसे अनफॉर्चुनेटली मामला इस नहज पे पहुंच गए हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के अराकीन जो है वापस से बात नहीं कर सकते। ये अभी जो शाहजेब ने बात की ये स्पाई कैम्स वाली, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जिस टाइम ये डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और मुस्तफा नवाज खोखर ने जब वो टीवी के कॉर्नर वाले और फिर वो जो पोलिंग बूथ के अंदर उन्होंने जब वो स्पाई कैम पकड़े, तो उस वक्त वो जब उधर छोरो गुल और वो सब चल रहा था, तो उसके ऊपर शिबली फराज साहब ने उधर उनको कहा, ये मेरी बात हुई डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से, उन्होंने मुझे ये बात की कि शिबली साहब ने उन्हें कहा कि ये आप लोगों ने लगाए हैं। तो उस पे उन्होंने कहा कि शिबली साहब आप पुराने दोस्त हैं, ऐसी बातें ना करें। तो उन्होंने कहा कि कोई दोस्त नहीं है। तो फिर उसके बाद मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने कहा कि फिर आप जाएं यहाँ से। तो उधर इतनी तल्ख कलामी जो कि दोस्तों की है, क्योंकि शिबली फराज साहब, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, मुसद्दिक मलिक साहब ये वाकई पुराने दोस्त हैं। इतनी तल्ख कलामी अगर दोस्तों के दरमियान आ गई तो बड़ी अजीब बात है। अच्छा, इसके अंदर मैं स्पाई कैम्स की एक और भी बात करती रहूं कि ये जो पहले इन्होंने 2 टीवी कैमरास के पास और फिर वो जो एक लैंप का और फिर वो जो पिन होल कैमरा, उसके अलावा जो ये जब फवाद चौधरी साहब ने वो ट्वीट की कि स्पाई कैम ये नहीं होता, मतलब आप लोग तो कोई और कैमरे पकड़ रहे हैं, स्पाई कैम तो वो जो पेज के अंदर स्क्रू के अंदर होता है वो वाले होते हैं। तो मुस्तफा नवाज खोखर साहब उस वक्त चाय पी रहे थे, तो वो उठ के गए, उन्होंने कहा कि अच्छा ये भी चेक कर लेते हैं। तो उनके साथ जो थी सेनेटर जो थी वो रुखसाना जुबैरी साहबा थी गालिबन, तो वो उनको साथ लेकर के, तो उन्होंने कहा कि जरा चेक करो कि कहीं पे ये पेज पूछ तो नहीं कहीं लगा हुआ इस तरह का कैमरा। तो उन्होंने वो ढूंढा, जो जालियों में लगा हुआ उनको मिला, वो उधर से मिला। तो उन्होंने वो सब कुछ लेकर केस की प्रॉपर्टी बनाई है, एविडेंस को उन्होंने लॉक एंड की में रख दिया, उन्होंने सबमिट भी कर दिया, 2 एप्लीकेशंस भी दे दी हैं। एक ये कि वो जो सारा CCTV फुटेज का कि कौन कर रहे हैं, और दूसरा ये कि ये सारे जो हैं इसकी तहकीकात की जाए, जिसके मामला में वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये भी काफी बड़ा मामला है कि एक तो ये कैमरा किस तरह से पोलिंग बूथ और बाकी सारी जगहों पर किस तरह से पहुंच गए, और दूसरी चीज ये है ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है इंस्ट्रक्शंस के ऊपर के सामने क्या लगे हुए थे, पढ़ क्या रहे थे, ये भी जो चीज है इसकी तहकीक होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में काफी ये जो आज का जो इलेक्शन है वो पिछले इलेक्शन से ज्यादा जो है वो इस तरीके से काफी वो हो गया।